तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। तो कैसा लगा ये वीडियो देखकर? थोड़ा डर लगा कि नहीं लगा? एक बच्चे ने सेंड किया कि सर देखो ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं जो मौत के साथ में खेलते हैं। यार जब इस पृथ्वी पर कोई भी पैदा होता है ना, जैसे आप लोग पैदा हुए हैं या फिर कोई भी जानवर का बच्चा पैदा होता है या कोई भी धरती पर जब आता है, उसको कुछ नहीं पता होता है कि उस धरती पर उसके साथ में क्या होने वाला है या फिर वो कैसी जिंदगी जीने वाला है। एक तरफ आप लोग देखने को मिलेगा, एक जो पर्टिकुलर जानवर है वो एक तरीके से यहाँ पर दूसरे जानवरों को मारता हुआ नजर आता है, एक जानवर जो है वो घास खाता हुआ नजर आता है। तो ये सारा नेचर के द्वारा सेट किया गया एक सिस्टम है जिसमें हम लोग सब रहते हैं। पर लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, अगर माहौल चेंज कर दिया जाए। आप लोगों ने कहानी सुनी है ना कि भेड़ बकरियों के साथ में एक टाइगर का बच्चा आ गया था और फिर वो उनके तरीके से ही घास खाने लगा, उनके तरीके से ही लाइफ को जो है वो एंजॉय करने लगा। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि जैसे माहौल में आप लोग रहते हो वैसे ही आप लोग बन जाते हो। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई पर्टिकुलर इंसान है उसके घर पर अगर कोई आप लोगों को देखने को मिलता है गुंडेगिरी चलती है, दादागिरी चलती है, गांव में एक तरीके से ना वो खौफ है पूरा, अपना रोब है पूरा, तो आने वाले टाइम में चांसेस हैं कि उनके बच्चे भी जो है उसी फील्ड में जाते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि जैसे फील्ड में आप लोग एक तरीके से चलते हो तो देखम देखी वैसी ही चीजें चलती है और वो चीजें उनको आसान लगने लगती है। हम लोगों के देश में आखिर पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों ने क्यों अडेप्ट किया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म सिस्टम क्यों अडेप्ट नहीं किया? आप लोगों को सीधा सीधा पता है, इसलिए नहीं किया क्योंकि अंग्रेजों ने रूल किया हमारे ऊपर और अंग्रेजों का पार्लियामेंट्री सिस्टम था तो हम लोग को वो आसान लगा क्योंकि हम लोग उससे फैमिलियर थे। अगर हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म सिस्टम इंप्लीमेंट करते तो हम लोग को थोड़ा सा टफ लगता। तो बिल्कुल वही चीजें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो चीजें वो अडेप्ट करना आसान रहती है जिससे आप लोग फैमिलियर रहते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, डिस्कशन बड़ा ही शानदार रहेगा यार। आज आप लोगों को आदित्य L1 मिशन के बारे में काफी कुछ डिस्कस करने वाला हूं। आदित्य L1 मिशन अनाउंस कर दिया गया है कि 2 सितंबर को लॉन्च करने वाले हैं। इसी के साथ में जापान के द्वारा जो पानी रोक रखा था 2011 से, उसको छोड़ना स्टार्ट किए जाने की बात की जा रही है। तो उसके चलते भी यहाँ पर आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इंडिया के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के बारे में भी हम लोग उससे बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये बताइए कल का दिन कैसा रहा और आज के दिन को कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, क्या ये आप लोगों ने डिसाइड कर लिया? अगर हाँ तो बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों से आप लोग आगे निकल चुके हो। अगर ना तो बहुत ही गलत है, बहुत सारे लोगों से आप लोग पीछे रहने वाले हो। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आगे जाना है या फिर पीछे रहना है। बहुत शानदार बात बोली गई, देखो आप लोग यहाँ पर बोला गया कि व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट एनफ, यानी कि कोई चीज ऐसी है कि आप लोगों की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जॉब आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ हो चाहे कुछ ना हो, जॉब आप लोगों को जरूर लेनी है। रीजन क्या है? अगर आप लोगों के हाथ में एक बार जॉब आ गई तो ये समझो कि आप लोगों की जिंदगी जितनी आसान होगी वो तो है ही है, आप लोगों के परिवार की जिंदगी जितनी आसान होगी वो भी आप लोगों को नेक्स्ट लेवल पर देखने को मिलेगी। जो परिवार आप लोगों को बोलते हैं कि निठल्ला है, कुछ नहीं कर रहा है, या कई सारी ऐसे ताने देते हैं ना अक्सर घर में मम्मी पापा भी कई कि पता नहीं कुछ करेगा कि नहीं करेगा, हालांकि वो प्यार से ताने देते हैं। पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा उनको ही सबसे ज्यादा गर्व होगा, उनका सीना सबसे ज्यादा चौड़ा होगा, वही सबको बोलेंगे हाँ बेटे का सिलेक्शन या बेटी का सिलेक्शन हो गया। तो ये चीजें फील भी किया करो। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो कितनी बुरी कंडीशन क्यों ना हो आप लोगों के सामने, आप लोगों को उसके लिए काम करना चाहिए। यू डू इट इवन इफ द ओड्स आर नॉट इन योर फेवर। हर चीज आप लोगों के हिसाब से नहीं चलेगी। आप लोगों को लगता है कि कंफर्ट जोन में हो तो कंफर्ट जोन में लाइफ को एंजॉय करते रहोगे। आप लोग क्या लगता है सारी चीजें ऐसी चलती रहेगी? अभी एक बच्चे ने मेल किया कि सर काफी दिनों से जो है आंसर राइटिंग करने की कोशिश कर रहा हूं पर लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्या करूं सर? अब तो छोड़ ही दिया। छोड़ दो भाई साहब, अगर छोड़ दिया तो आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा यार। सिलेक्शन तो होना ही है। यूपीएससी जितनी वैकेंसी निकालेगी आईएएस तो बनेंगे, आप नहीं बनोगे कोई और बनेगा। यूपीएससी बैठी थोड़ी ना आपके, आप लोगों को इन्विटेशन दे दिया, आप लोग आ जाओ भाई साहब, दामाद हो आप लोग वहां पर, और यूपीएससी के आप लोग एक तरीके से आप लोगों को वरमाला पहनाकर आप लोगों का स्वागत करेगी। यूपीएससी तो बैठी रिजेक्शन के लिए यार, उसको तो अनप्रेडिक्टेबल कमीशन बोला जाता है। इसीलिए तो ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों ने किस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चलना है। अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो भाई साहब आप लोगों के सर पर ताज भी रखने के लिए तैयार बैठी है दुनिया, और अगर मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो तो गड्ढे में फेंकने के लिए दुनिया तैयार बैठी है। वही दुनिया आप लोगों को आंखों पर बैठाएगी, वही दुनिया आप लोगों को गाली से सहलाएगी। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप लोग किस तरीके से यहां पर इसको लेकर चलना चाहते हैं। कुछ नहीं है, सारा खेल है। अगर आप लोग अपने आप को मैनेज करके चल पाते हो तो सही बात है, और नहीं मैनेज करके चल पाओगे तो फिर वो भी सही बात है। ठीक है, और जीता जागता उदाहरण है आप लोगों के सामने पर्सनैलिटी। वीडियो को पॉज कर इस पर्सनैलिटी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दो, देखता हूं किस किस को इनके बारे में पता है। क्यों बात कर रहा हूं इनके बारे में? अभी बात करूंगा इनके बारे में, पर उससे पहले
यहाँ पर देखो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर जिंदगी में आप लोग कुछ ठान लो ना, फिर उसको देखना, वो चीज जब आप लोग अचीव करने के एक तरीके से ना करने के लिए जब डेली काम करोगे, तो कई बार आप लोग को ऐसा लगेगा कि यार जिंदगी में पता नहीं क्या हो रहा है। कई सारी सिचुएशन ऐसी आएगी, कई सारे लोगों ने देखा होगा कि चलते चलते रास्ते में मन करता है कि रुक जाते हैं, काफी धूप है, अब थोड़ा सा ठहर कर सस्ता लेते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पर टारगेट खत्म कर दिया। आप लोग खुद सोचो, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर इंसान ने मेहनत किस लेवल पर की है, यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस डियर पूरी एसएलवी फैमिली की तरफ से, और बोला भी है इन्होंने देखो पूरी एसएलवी फैमिली ऐसी हो गई ना, मतलब एक नेक्स्ट लेवल पर एक अच्छा लगता है। मेरे साथ में तो मतलब एक अच्छा सा रिलेशन रहता है ये सारे स्टूडेंट्स का, आप लोगों का आपस में भी एक काफी प्यारा रिलेशन रहता है। तो बोला कि एसएलवी फैमिली को भी मेरी तरफ से बहुत मुबारक। तो यहाँ पर देखो जो मुझे बेसिकली कुछ लिख रहे हैं वो आप लोगों के लिए भी यहाँ पर एक तरीके से शुभकामनाएं आ रही है कि फ्यूचर में आप लोग भी अपनी जिंदगी को सही से लेकर चलो। अब यहां पर देखिए, इनके द्वारा 3 अटेम्प्ट दिए गए, 2 इंटरव्यू दिए गए, और फाइनली अब जाकर यहां पर सिलेक्शन हुआ है, रैंक 46 आई है। तो आप लोग ये समझो, मतलब इतने लंबे समय से 2017 से 2023 में इनके द्वारा ये मैसेज यहां पर सेंड किया गया। अब सोचकर देखो आप लोग, यहां पर 6 साल के बीच में क्या क्या अप्स एंड डाउन्स इंसान की लाइफ में आते हैं, आप लोग एक बार सोच के देखो। इवन यहां पर शादी हो गई 2021 में, शादी के बाद भी जो है एक अच्छे खासे लेवल पर इंसान का जो है मोरल डाउन हो जाता है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बहुत सारी और चीजें आ जाती हैं। पर लेकिन फिर भी अगर फैमिली एक अच्छे लेवल पर सपोर्ट करे तो फिर देखो क्या कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, फिर ऐसा रिजल्ट निकल कर आता है। ठीक है, तो यार एक तरीके से हर एक इंसान चाहता है कि जिंदगी में यार किसी न किसी तरीके से ना, कि बस एक ऐसा मुकाम अचीव कर ले कि फैमिली में परिवार वालों को लगे कि यार झंडे गाड़ दिए जो आज तक किसी ने नहीं किया। और ये वाली पिक्चर जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, मतलब नेक्स्ट लेवल की खुशी देगी जब आप लोग इस तरीके से अपने परिवार को देखोगे। एक रीजन समझने की कोशिश करो, आप लोग पूरे परिवार के लिए एक खुशी का रीजन बन गए हो, तो ये क्या लेवल की बात आप लोग यहां से समझ सकते हो। ठीक है, तो यार ये काफी अच्छा लगा, और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग किसी भी कोई भी ऐसा मतलब मुझे मैसेज या फिर मेल सेंड करते हो, और उसमें पिक्चर जरूर सेंड किया करो। मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, हालांकि कई सारे बच्चे नहीं करते हैं, वो एक अलग बात है। इसमें ये रहता है कि आप लोगों के साथ में ना एक फेस टू फेस भी इंसान जो है समझ पाता है कि अच्छा ये एसएलवी फैमिली मेंबर है, तो उससे एक अच्छा कनेक्शन और बनता है। ठीक है, तो यार मेरी तरफ से बधाई है, और फ्यूचर में और आगे बढ़ते रहो इसी तरीके से, अपने देश का, अपने राज्य का, अपनी एसएलवी फैमिली का नाम रोशन करते रहो। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। कांग्रेचुलेशंस डियर, आपके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं हैं पूरे एसएलवी परिवार की तरफ से। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे कि एक इंगेजमेंट भी अच्छी देखने को मिलेगी। हाँ, हम जो है एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो वो वाली चीजें निकल कर आएंगी। ठीक है, तो काफी अच्छा लगा मुझे, इन्होंने अपनी पर्सनल परिवार की पिक्चर भी शेयर की। ठीक है, बाकी बात करते हैं यहाँ पर, ये पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखाई थी, यहाँ पर ये क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। नेशनल स्पोर्ट डे जो है वो 29 अगस्त यानी कि आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किससे रिलेटेड है? ये ध्यानचंद जी से रिलेटेड है। हॉकी के जादूगर कहा जाता है यार इंसान को। जादूगर बनने के लिए आप लोग को इतनी तकड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि आपके हाथ की सफाई ऐसी हो कि लोग उसको पकड़ ना पाए। तो इसलिए नेशनल स्पोर्ट डे जो है उसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी रिसेंटली अभी डिक्लेयर किया गया। और यहां पर यह माना जाता था कि ये इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस किया करते थे, जैसे रेल का ट्रैक है ना, इस पे ये अपनी हॉकी को लेकर इसके ऊपर प्रैक्टिस किया करते थे। सोचो जो इंसान अपनी गेंद को इस ट्रैक पर रोक दे, जो कि बहुत ही चिकना होता है, यहां पर बॉल को रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और वो इंसान रेल के ट्रैक पर अपनी बेसिकली उसको बॉल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोचो किस लेवल की प्रैक्टिस उन्होंने की होगी। इवन ये बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल का एक इवेंट था, वहां पर काफी लंबा समय हो गया इनके द्वारा गोल नहीं किया गया। तो यहां पर जब गोल नहीं किया गया और इंसान जो है वो इतनी प्रैक्टिस कर चुका है, तो उसको बेसिकली माइंड में कंफ्यूजन होगा कि क्या दिक्कत है, आखिर गोल क्यों नहीं हो रहा है, कोई भी गोल नहीं हो रहा है। तो पता चला जब यहां पर इसको चेक किया गया, जो गोल पोस्ट था उसकी लेंथ थोड़ी छोटी थी, तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि लेंथ छोड़ी है। और ये इंटरनेशनल इवेंट की बात की जा रही है, समझ रहे हो आप लोग। यहां पर इस लेवल की प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने कर ली ना किसी भी चीज में, तो आप लोगों के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। देखिए हर एक इंसान को पता है क्या लगता है जिंदगी में, हर एक इंसान को यह लगता है कि आसानी से चीजें मिल जाएं, और सबसे बड़ा भ्रम यही है, जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता है। आप लोगों के लिए अगर कुछ भी किया जा रहा है, आप लोग सोचो, कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आजकल वीडियो जो है वो थोड़ा पर्टिकुलर प्रॉपर वे में नहीं आ रही है जैसे आया करती है। मुझे पता है यार वो सारी चीजें, पर लेकिन जिस सिचुएशन में मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं, सिचुएशन ऐसी है कि मैं वीडियो अपलोड करने की कंडीशन में हुई नहीं है। इसका यह मतलब है कि मैं या तो कुछ दिनों के लिए वीडियो को ऑफ कर दूं, ये सिचुएशन है, या फिर जो जैसी आ रही है उसको लेकर आता रहूं, तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन मुझे लगा कि यार ऑफ करने से ज्यादा बेटर है कि कुछ करना, तो वो मुझे ज्यादा बेटर लगा। वरना जिस कंडीशन में फिलहाल बैठा हूं, मैं फिलहाल वहां पर नहीं हूं जहां पर मैं नॉर्मली होता हूं, मैं अभी आउटसाइड हूं थोड़ा, जिसकी वजह से कंडीशन देखने को मिल रही है बहुत सारी, और जहां पर भी हूं वहां पर भी जैसे तैसे जुगाड़ करके मुझे ये सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करानी पड़ रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब यह है कि या तो छोड़कर बैठ जाऊं,
या फिर जो कम से कम एटलीस्ट, वो नहीं कहते कि एक तो हो गया कि हाथ पैर ही ना मारो, आदमी पानी में गिर गया बस डूब जाए, तैरना नहीं आता तो इसका मतलब बस डूब जाए कि तैरना नहीं आता है, तो वो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट कुछ तो करो। तो कुछ वाली कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर आज की डेट में ये वीडियो देखने को मिल रही है, जो भी आप लोगों के सामने आ रही है। और ये कुछ वाली कंडीशन बहुत ही जल्दी, मतलब मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि एक वीक से भी कम या फिर कुछ 1-2 दिनों के अंदर ही आप लोगों को जल्दी सारी चीजें पैटर्न में आप लोगों को देखने को नजर आएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एडजस्ट की गई हैं और उसी के बेस पर यहां पर ये काम चल रहा है। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा, जब से 2016 से न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना स्टार्ट किया, आज तक का रिकॉर्ड है, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, आज तक का रिकॉर्ड है, एक भी दिन आप लोगों की वीडियो जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि वीडियो आप लोगों की न आई हो। तो ये 2016 से, और ये बात मैं 2023 में बैठा हुआ बोल रहा हूं, ठीक है। तो यानी कि 7 साल का यार इस तरीके से जो कंडीशन आप लोगों के सामने चली आ रही है, 7 साल में से अगर कुछ दिन कुछ टाइम पे यहां पर सिचुएशन ऐसी बन जा रही है, तो उसको लेकर आप लोग ताने कसने स्टार्ट कर देते हो जरा सी देर में। मतलब इतने लंबे समय से कनेक्ट होने के बाद भी इंसान को समझ नहीं पा रहे हो कि कोई इंसान अगर कुछ कर रहा है तो कोई ना कोई कंडीशन उसकी सिचुएशन जरूर होगी। कल मुझे मेल किए जा रहे हैं, कह रहे कि पढ़ाने का मन नहीं कर रहा तो छोड़ दो, पेड क्लास में ही लग जाओ। पेड क्लास में यार, पेड क्लास में मतलब वो एक ऐसी चीज बना दी है ना इंसान को, मतलब एक तरीके से बिल्कुल ऐसी चीज है कि यहां पर कुछ गलत हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि किसी और रीजन की वजह से हो रहा है। यहां पर कुछ अगर यहां पर चीजें नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि और कुछ बेटर आगे आने वाले टाइम में होने वाला है। ऐसा क्यों नहीं सोचते आप लोग? ऐसा क्यों सोचते हो कि यार मतलब उसकी वजह से यहां पर कुछ गलत हो रहा है? वो चीज इस चीज को सपोर्ट करेगी, वो चीज कभी भी उस चीज को कम नहीं करेगी। ये बात तो आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं मैं, ठीक है। जिसको लग रहा है कि एक बच्चा कह रहा है कि सर मंथली वीडियो आया करती थी वो भी बंद हो गई आज तक ऐसा हुआ है कि किसी भी मंथ में जिस दिन से स्टार्ट की हो, किसी भी मंथ की वीडियो आप लोगों के पास में अब तक न हो। थोड़ा सा डिले हो गई है, पर ऐसा तो नहीं हुआ कि अब तक नहीं आई हो। एक बार भी हुआ है किसी महीने में? मुझे बता दो, 1 मिनट भी पीछे खोलकर देख लो। जिस दिन से, जिस महीने से स्टार्ट किए उस महीने से एक एक महीना चेक कर लेना उठाकर। किसी एक महीने की भी मिस की हुई दिखा देना मुझे कि सर उस महीने की, उस महीने की मिस हो गई थी। मतलब लगभग 2 साल से ज्यादा हो गए, मतलब 24 महीने तक लगातार, 24 महीने तक तो ज्यादा ही हो गया मुझे लग रहा है, जाकर काउंट कर लेना। एक भी महीने की मिस नहीं की जिस दिन से स्टार्ट किए। तो यार इस इंसान के ऊपर इतना तो ट्रस्ट कर लो कम से कम कि कोई कंडीशन चल रही होगी, कोई सिचुएशन चल रही होगी। या तो यही है कि मैं बोल देता, एक मैसेज डाल देता, क्या बिगड़ता मेरा। मैंने कहा कि आने वाले यार 10-15 दिनों तक जो है वीडियो नहीं आएगी, या फिर बीच बीच में मुझे जो कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं उनको सोल्व करने हैं, उस टाइम पर वीडियो नहीं आएगी। तो मैं आराम से छुट्टी लेकर काम करता रहता अपना, कोई मतलब ही नहीं था। पर लेकिन फिर भी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की जाती है, तो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट भी किया करो, ठीक है। और ऑफिसर्स हो यार, सिचुएशन तो आप लोग भी फेल करोगे। अगर ऑफिसर बनना है जिंदगी में तो जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है ये चीज़ समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो ये कुछ बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आप लोग देखो, कई बार आप लोगों ने देखा होगा मैं चीज़ें इसलिए नहीं शेयर करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी छोटी प्रॉब्लम जो जिंदगी में चलती हैं वो आप लोगों के साथ में ऐसे ही फालतू में आप लोगों को परेशान करता रहूँ, ठीक है। क्योंकि चैनल के ऊपर भी अभी यहाँ पर स्ट्राइक पड़ी हुई है, चैनल के ऊपर कम्युनिटी जो है गाइडलाइन की स्ट्राइक पड़ी हुई है। तो चैनल पे जरा सा कुछ होते ही ये भी बंद हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर दूसरा चैनल क्रिएट किया जा रहा है। और भी कई सारी चीजें अभी आप लोगों को होने वाली है। जल्द ही आप लोगों के सामने कई सारे अनाउंसमेंट आने वाले हैं जिसमें आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पूरी टीम उसके पीछे काम कर रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो नहीं कहते कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि शेर भी छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे हटता है। तो बस यही समझ जाओ कि ये शेर भी छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे हट रहा है। बस इतना सा बस आप लोग याद रखो, ठीक है क्योंकि जब छलांग लगेगी वो शानदार लगेगी और उसको देखने में आप लोगों का मजा भी आने वाला है, ठीक है। चलिए जो भी है, बाकी तो जो सोचेगा वो सोचता रहिए। मेरा काम है बेसिकली उन लोगों के साथ में अपनी चीजें शेयर करना जो रियलिटी में दिल से मेरे साथ में कनेक्ट हैं लंबे समय से। तो राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से पहले हम लोग इसको जानते थे, अब यहाँ पर मेजर ध्यानचंद बेसिकली खेल रत्न के नाम से जानते हैं, नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो ध्यानचंद जी के नाम पर नाम रखा गया, 25 लाख रुपए यहाँ पर कैश प्राइज मिलते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के द्वारा यहाँ पर दिया जाता था। फिर विजार्ड मतलब जादूगर भाई साहब, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग देखोगे ना इनका ख्याति, जितने लंबे समय तक इन्होंने अपनी ख्याति दी है उसमें कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता जिस शानदार परफॉर्मेंस इनकी रही। 400 के करीब गोल इनके करियर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लोग जो हैं एक एक गोल के लिए तरसते रहते हैं, ठीक है। इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश से निकल कर आए तो इनका गाना भी बोल सकते हैं, यूपी से 1928, 1932 और 1936, मतलब लगातार 12 साल, ठीक है। यानी कि 12 साल तक, और इसके साथ 4 साल पहले इंसान तैयारी भी करना स्टार्ट करता है। गोल्ड मेडल के भाई साहब अकेले अपने दम पर जिता के लेकर आया इंसान। तो उससे आप लोग अंदाजा लगा लीजिए, लोगों ने हॉकी तोड़कर देखा कि इसके अंदर में चुंबक तो नहीं लगी हुई है, ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है।
तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ध्यानचंद अवार्ड भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और ध्यानचंद अवार्ड दोनों अलग हैं, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। नेशनल स्टेडियम भी है, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम 2002 में इनके नाम पर रखा गया। नेशनल स्पोर्ट डे जो है वो इनके नाम पर आप लोगों को देखने को मिलता है 29 अगस्त, जो आप लोगों को यानी कि आज का दिन मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर, जो कि 29 अगस्त 1905 में अंग्रेजों के टाइम पर पैदा हुए और इतना शानदार परफॉर्मेंस देना, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। इसी के साम पर कई सारे आप लोगों को अवार्ड देखने को मिलते हैं इसी के तरीके से, जैसे प्रेस्टिजियस खेल रत्न हो गया, अर्जुन अवार्ड हो गया, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, ये ध्यानचंद अवार्ड हो गया। तो ये कई सारे स्पोर्ट के फील्ड में हमारे देश के अंदर में अवार्ड आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और मेहनत यार इतनी करो कि लगे कि इंसान ने हिम्मत की है किसी चीज को पाने के लिए। बाकी तो जो होगा वो ऊपर वाला आप लोगों की मेहनत के हिसाब से आप लोगों को रिजल्ट देगा। पर आप लोगों की ये रहे कि यार यहाँ पर मैंने कमी नहीं छोड़ी, वो वाली चीज होनी चाहिए बस आप लोगों की, ठीक है। क्योंकि हर एक इंसान मेहनत करता है, पर लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन पर वही पहुंचता है जो कि रेगुलर मेहनत करता है। ऐसा नहीं कि एक दिन मेहनत करी, एक ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं देखता हूं आंसर राइटिंग ग्रुप के अंदर में, आज आंसर लिखा उसके बाद में गायब हो गए, कल आंसर लिखा उसके बाद में गायब हो गए। और कुछ ऐसे बच्चे हैं, अगर किसी दिन मैंने आंसर पोस्ट करना थोड़ा सा लेट किया ना, उन्होंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट का आंसर पोस्ट कर दिया या फिर कोई और आंसर पोस्ट कर दिया। वो कुछ ऐसे भी डेडिकेटेड बंदे हैं। तो आप लोग खुद सोचो किसका सिलेक्शन होगा, आप लोग खुद बताओ दिल से। तो ये आप लोग अपने साथ में एक तरीके से इस तरीके की सिचुएशन करते हो, तो इसका एक गलत बात यह है कि अपनी ही चीज को आप लोग रेस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं ले रहे हो। इसकी क्या गारंटी है कि कल को जिस पोस्ट पर जाकर बैठोगे उसके लिए आप लोग रेस्पॉन्सिबल बनोगे। तो ये बात आप लोग बताएगा। ये टॉपिक हो गया आप लोगों का पूरा एक, जिसमें आप लोगों से खेल रत्न के बारे में अगर कुछ पूछ रहे तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। ध्यानचंद जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। ऐसे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट 29 अगस्त को यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में न्यूक्लियर ये एक ऐसा हथियार हो चुका है, जब से हिरोशिमा नागासाकी पर जापान के अंदर में डाला तब से लेके आप लोग देख सकते हैं इसका खौफ है दुनिया के अंदर में। और आज की डेट में 9 देश ऐसे हैं जो कि यहाँ पर इस लड्डू को लिए बैठे हैं, यानी कि जैसे यूएसए, रसिया, फ्रांस, चाइना, इसी के साथ में यूके, पाकिस्तान ने तो धोखे से कर लिया काम, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास भी ऐसे ही पहुंच गए जैसे पाकिस्तान के पास में मतलब 9 कंट्री ऐसे जिनके पास में आज की डेट में ये हैं। इसमें से कुछ तो रेस्पॉन्सिबल है और कुछ इरेस्पॉन्सिबल है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन कौन किस तरीके से लेकर चलते हैं। यह मोस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाली बात यहां पर की जा रही है, और ये है 9 कंट्री जिसके पास में न्यूक्लियर हथियार है। तो दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना। न्यूक्लियर रिएक्टर है एनर्जी बनाने के लिए, और यहां पर न्यूक्लियर हथियार है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए अगर कल को कोई कंडीशन आती है। तो यहां पर यूएसए, फ्रांस, चाइना, इनके पास में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर है। यहां पर रसिया सबसे टॉपर है, यूएसए और चाइना यहां पर आप लोग देखते हैं। तो चाइना आज की डेट में एक काफी अच्छी पोजीशन पर बैठा हुआ है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। हमारे देश के अंदर भी आप लोग कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर देखने को मिलते हैं, और हथियारों के मामले में भी हम लोग पीछे नहीं है। हालांकि हम लोग शांति प्रिय देश हैं यार, हम लोग गांधी और एक बुद्धा के देश, एक तरीके से बोल सकते हैं कि लैंड से आने वाले देश हैं। तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग देखोगे तो कभी ना कभी हम लोगों ने हमेशा शांति का बात फॉलो किया। जब पड़ोस में ऐसी ऐसी हरकतें करने वाले दोस्त बैठ जाए आकर, तो फिर सिचुएशन को देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये बातें आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितनी कंट्री ऐसी जिनके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है आज की डेट में। बेसिकली ये यहाँ पर याद रखिएगा, दुनिया में 9 देश ऐसे हैं जिसके बारे में आप लोग एटलीस्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी जिंदगी में एक बार सीरियस तरीके से अगर एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर जाकर आप लोग यूपीएससी, सीडीएस या फिर ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं, या फिर StudyLoverVir.in के नाम से आप लोग जाकर यहाँ पर वेबसाइट सर्च कर सकते हैं अगर सीरियस तरीके से आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। 50,000 से भी ज्यादा यहाँ पर SLV मेंबर जुड़े हुए हैं और काफी शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को लेकर चल रहे हैं। अगर आप लोग रियलिटी में एक अपना सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप लोग जरूर कनेक्ट करिए, पर लेकिन किसी भी कोर्स में कनेक्ट करने से पहले डेमो लेक्चर वगैरह देखकर चीजों को तसल्ली कर और अपना सारी चीजों को अच्छे से परख कर उसी के साथ में आप लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है, ताकि आप लोग कंफर्टेबल फील कर सकें। क्योंकि पैसा जो होता है वो आप लोग के मेहनत की कमाई का पैसा है, तो उसको सोच समझ कर लगाना है, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। दोस्तों अभी आप लोगों ने इसरो का कमाल देखा, इसरो ने चांद के ऊपर कदम रखा। अब यहाँ पर चांद के साथ में हम लोग सूरज के ऊपर भी कदम रखने जा रहे हैं, और हमारा जो सूरज के लिए मिशन है इसका नाम है आदित्य L1। तो यहाँ पर आदित्य L1 में ये L1 क्या है, ये बहुत ही एक टेक्निकल क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में काफ़ी तसल्ली में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, और आप लोग अगर रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोगों ने सुना भी होगा, ये एक पहले भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था।
ये आर्टिकल 2 बार पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। एक तो लास्ट ईयर डिस्कस किया गया था क्योंकि प्रोजेक्ट के बारे में जो डिटेल है वो पहले निकल कर आ गई थी, और फिर इसी साल में ये लगभग मार्च अप्रैल के महीने में डिस्कस किया गया था कि जून और जुलाई में इसरो के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा बोला गया कि आदित्य L1 मिशन जो है वो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो यहाँ पर आखिर ये L1 है क्या, और क्यों यहाँ पर बार बार L1 पॉइंट यूज किया जा रहा है? क्या L1 कोई ऐसा स्पॉट है सूरज के ऊपर जहां पर जाकर आसानी से हम लोग अपना मिशन उतार सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने चांद पर उतारा? तो काफी सारी बातें इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि ये आगे भी न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी तो यहाँ पर डिसाइड किया है कि 2 सितंबर को ये लॉन्च किया जाएगा। अभी आने वाले टाइम में जैसे ये लॉन्च किया जाएगा तो उसके चलते और भी चीज देखने को मिलेगी, फिर वहां पर प्रोजेक्ट पहुंचेगा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे चंद्रमा पर हमारा मिशन गया अभी, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये मिशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर इसरो की आप लोगों के सामने निकल कर आने वाली है। सबसे पहले अगर बात करूं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बेसिक बातें, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं जो L1 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट। ये लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है, ये थोड़ा सा टेक्निकल मुद्दा है, इसको मैं भी समझाऊंगा। उससे पहले प्रोजेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। आदित्य जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। आदित्य एक पर्यायवाची है हिंदी में सूरज के लिए। आदित्य आप लोगों ने पढ़ा होगा, आदित्य बेसिकली सूरज का पर्यायवाची। जब आप लोग हिंदी की बेसिकली ना एक जो वर्णमाला टाइप में हिंदी की वोकैबुलरी वगैरह जब आप लोग देखते हो तो वहां पर आदित्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये 400 किलोग्राम का स्पेसक्राफ्ट जो है वो सूरज की स्टडी करेगा, और इसके लिए 7 इंस्ट्रूमेंट यहां पर लेकर जाएगा। वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी कि कौन कौन से जुगाड़ है अपने साथ में लेकर जाएगा जिससे कि आसानी से वहां पर स्टडी कर सके, इनके बारे में मैं अभी बात करूंगा आप लोगों से। पहले स्टार्टिंग में बोला गया था इसके लिए पैसा, देखो आज की बात नहीं है, जब भी हमारा इसरो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात करता है तो काफी लंबे समय तक उसके ऊपर स्टडी की जाती है कि अच्छा यार ऐसा कुछ करना है। तो 2008 से इसके लिए पैसे सैंक्शन कर दिए गए थे 1275 करोड़ कि यहाँ पर 2019-20 में हम लोग कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। पर लेकिन 19-20 में हमारा प्रोजेक्ट तो लॉन्च हुआ नहीं, कोरोना का प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया जिसने पूरी दुनिया को, चांद सूरज तो छोड़ो, सबको घरों में पैक कर दिया। तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो अभी फिलहाल ये प्रोजेक्ट डिले होते होते अभी 2023 में पहुंच चुका है, यानी कि यहां पर 2020 या 19 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना था, पर लेकिन सिचुएशन फेवरेबल नहीं थी जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले चल रहा है। तो ये जो ट्रेन है ये थोड़ी सी यात्रीगण थोड़ा सा ध्यान दे, जो आने वाली ट्रेन है वो 2-3 साल जो है लेट चल रही है, पर लेकिन जब ट्रेन आएगी तो धुआं उठा के जाएगी, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबको जो है डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगी। यानी कि प्रोजेक्ट बहुत ही स्मूथली शानदार तरीके से हमारा लॉन्च होगा, जैसे अभी हम लोगों ने चंद्रमा पर अपना जो है रोवर उतारा। ये जो है लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा टू ऑर्बिट द 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। यानी कि आप लोग बोलो कि सूरज के ऊपर जाकर उतरेंगे तो भाई साहब सूरज जो है वो इतना तकड़ा बेसिकली जलता है, वो अगर कुछ भी वहां पर जाएगा तो जरा सी देर में उसके फरकच्चे उड़ा देगा। तो यहां पर सूरज के ऊपर नहीं जाना है, सूरज से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर जिसको बोला जा रहा है यहाँ पर L1, यहां पर जाकर हम जो है अपना ये सिस्टम जो है वो छोड़ने वाले हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं अब अच्छे से। इसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे टोटल मिलाकर 7 इंस्ट्रूमेंट है, जैसे VELC इसको बोलते हैं विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। इसी के साथ में UIT, ये है अल्ट्रावायलेट इमेजिंग जो टेलीस्कोप है यहाँ पर। ASPEX, ये है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसी के साथ में पापा भी जाएंगे साथ में, ठीक है। तो कब अगर ऑप्शन में मिल जाए तो याद रख लेना कि ये पापा क्या है, ठीक है। तो प्लाज्मा एनालाइजर, ये है बेसिकली पैकेज फॉर आदित्य। इसी के साथ में यहाँ पर SOLEX, तो ये सोलर लो एनर्जी एक्सरे, ये है स्पेक्ट्रोमीटर। इसी के साथ में यहाँ पर HELIOS हेलोस, ठीक है। ये हाई एनर्जी LI, ये ऑर्बिटिंग एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर। और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को मैग्नेटोमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो टोटल मिलाकर 7 इंस्ट्रूमेंट है, 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ टोटल 7 इंस्ट्रूमेंट यहां पर लेकर जाएगा पूरा तैयार होके, जो सन की आउटर लेयर की स्टडी करेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि उसके अंदर नहीं जाएगा, आउटर लेयर की स्टडी करेगा, कलेक्ट करेगा डेटा को। और ये प्रोजेक्ट जो है यहां पर PSLV यानी कि पावरफुल SLV स्टडी लेवल वीर फैमिली है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके बेस पर आप लोग याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये हमारा पहला मिशन है जो कि सूरज के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में बात करते हैं उस टेक्निकल पॉइंट के बारे में जिसके नाम पर यह नाम रखा गया है, जिसका नाम है L1। L1 एक लैग्रेंजियन पॉइंट है।
अगर आप लोग घर से गाड़ी लेकर चलते हैं, बाइक लेकर चलते हैं, तो आप लोगों को लगता है यार कहीं ऐसी जगह पार्क करें जहां पर मतलब आसानी से उसको खड़ा किया जा सके, वहां से निकाला भी आसानी से जा सके, वहां पर कोई ज्यादा चोरी वोरी भी ना देखने को मिले, ठीक है। ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिले जहां पर आप लोग अपनी बाइक जो है वो कंफर्टेबली वहां पर जाकर बेसिकली उसको रख दे, बाइक या फिर जो गाड़ी वगैरह जो भी आप लोगों को पार्क करनी है। ऐसा ही पॉइंट आप लोगों को लैग्रेरियन पॉइंट देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से अगर सूरज की जो है बेसिकली जो गर्मी है वो भी यहां पर नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसके ऊपर में जो बल लगता है, चाहे सूरज की तरफ को बल लगे, चाहे यहां पर पृथ्वी की तरफ को लगे, सूरज की तरफ को लगे, ये बल यानी कि फोर्स भी ऐसा रहता है कि वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता है, यानी कि बैलेंस बनाए रख सकता है। आप लोग सोचो कि कोई आप लोगों को एक तरफ को खींच रहा है, आप लोग उसको दूसरी तरफ को खींच रहे हैं, तो यहां पर फोर्स लगेगा, काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। पर लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ गया कि ना इधर को खींच रहा है ना इधर को खींच रहा है, ये बैलेंस बन गया, तो यहां पर इसको काफी लंबे समय तक स्टेबल रखा जा सकता है। तो वो स्टेबल जो है यहां पर L1 लैग्रेरियन पॉइंट है। अरे सर ये एक ही पॉइंट है क्या यहाँ पर? नहीं यार, एक पॉइंट नहीं है, ये तो कई सारे पॉइंट हैं। जैसे यहाँ पर L2 हो गया, L4 हो गया, L3 हो गया, L5 हो गया, तो ये अलग अलग पॉइंट है जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हम लोगों ने L1 पॉइंट यहाँ पर जो है वो आप लोगों का देखने को मिल रहा है, जो हमारे लिए सबसे कंफर्टेबल पॉइंट है, जिसके तहत हम लोग सूरज की स्टडी करने वाले हैं। और स्टडी भी आउटर लेयर की करेंगे कि किस किस तरीके से इसके अंदर में सिचुएशन देखने को मिलती है। और ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ओवरव्यू लेने वाला प्रोजेक्ट है सूरज का, ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं कि L1 पॉइंट जो है वो आप लोगों को सूरज और यहाँ पर बेसिकली पृथ्वी के बीच में देखने को मिलता है। ये इस तरीके का पॉइंट आप लोग को चांद और पृथ्वी के बीच में भी देखने को मिलेगा। मतलब L1 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जाकर चीजों को स्टेबल किया जा सकता है लंबे समय तक, और कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपना काम कर सकता है। तो ये आसान भाषा में आप लोगों को L1 पॉइंट की डेफिनेशन समझ में आ गई यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि L1 पता नहीं यार कहाँ गया, ये तो पता नहीं, बहुत ही टेक्निकल है, हम लोग तो इसके बारे में सुना नहीं, ये कहाँ से निकल कर आ गया, तो इसलिए इसको लैग्रेरियन पॉइंट बोला गया है। तो जैसे मैंने बताया लैग्रेरियन पॉइंट के बारे में, तो लैग्रेरियन पॉइंट में यहाँ पर L1, L2, L3 ये एक लाइन में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखा यहाँ पर L1, L2 और L3, ये लैग्रेरियन पॉइंट सारे एक लाइन में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर एक बात यहां पर याद रखना, ये जो पॉइंट है यहां पर, अगर इन सब में पूछा जाए कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल पॉइंट कौन से हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल पॉइंट देखने को मिलेंगे आप लोगों को L4 और यहां पर L5। यानी कि अगर कंपैरेटिवली आप लोगों से पूछे L1, L2 और L3, L4, L5 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल L4 और L5 यहां पर देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू L1, L2 और L3। इसको यहां पर रखने के लिए कुछ आप लोगों को यहां पर फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। तो फिर यहां पर क्यों नहीं गए, आप लोग खुद देख लो, ये कितना पास है पृथ्वी के, और यहां देखो डिस्टेंस इसकी कहां पर जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा फोर्स लगाकर भी अगर हम लोग काम कर पा रहे हैं, हमारा काम अगर निकल जाता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर इसको लेकर चलता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन से इसमें से ज्यादा स्टेबल है और कौन से कम स्टेबल है। तो ये समझिएगा कि यहां पर कंफर्टेबल जोन के हिसाब से हम लोग काम करें तो L1 हमारे लिए काफी आसान है, जहां पर हम लोग इजिली अपने प्रोजेक्ट को ले जा सकते हैं और वहां से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सूरज का एनालिसिस करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि सूरज के लिए हम ही स्टडी करने गए हैं, नासा का पार्कर सोलर प्रोब आप लोग बोल सकते हैं, इसी के साथ में हेलियो जो 2 सोलर प्रोब है यहाँ पर, जिसमें ये जर्मनी के आप लोगों को साथ में देखने को मिला नासा के साथ में। इसी के साथ में सोलर ऑर्बिटर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये ज्वाइंट मिशन यहाँ पर निकल कर आया यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के बीच में। तो ऑलरेडी यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट जा रहे हैं। हमारा एक और प्रोजेक्ट यहाँ पर, इसमें आप लोगों को एक एडिशन पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। बाकी जैसे जैसे चीजें लॉन्च होंगी और बातें आप लोगों को पता चलेगी। L1 पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आप पूछोगा कोई बता दोगे ना कि L1 पॉइंट यहाँ पर क्यों, यहाँ पर क्या नाम है ये, इसको लेकर आप लोगों के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी के साथ में यहाँ पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा आप लोगों से 2016 में, बड़ा ही प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। बात की जा रही है डिस्कस द इंडिया, जो हमारे देश के अचीवमेंट है इन द फील्ड ऑफ जो स्पेस यहाँ पर और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और किस तरीके से यहाँ पर ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर काम करते हैं। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को फिर से पूछा जा सकता है थोड़ा सा अलग एंगल देकर, तो आप लोगों को एटलीस्ट एक पूरा एक आंसर आप लोगों के पास में लिखा होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इसरो न्यूज में आ रहा है तो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से बनने के चांसेस अब की बार साइंस एंड टेक वाले फील्ड में, वो दोनों में रहेंगे। वो प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं और वो मेंस के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है, इसका पूरा आंसर तसल्ली में आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि डिस्कस द अचीवमेंट, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी के द्वारा 2016 में पूछा गया था। किस तरीके से लिखना है, यहाँ पर काफी सारे बच्चों के द्वारा आंसर दिया गया, लगभग 150 बच्चों ने तो यहाँ पर पोस्ट किया था। और यहाँ पर फिर जो इंग्लिश वाला जो होता है उसमें यहाँ पर लगभग 32 ने, और इसी के साथ में फिर यहाँ पर भी लगभग तो 23 ने, लगभग 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इस क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है।
तो यहां पर देखो, पहले आप लोग क्या करना होता है, पहले आप लोगों को यहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है कि इसरो की क्या क्या अचीवमेंट है, तो कहां से इसरो स्टार्ट हुआ, तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया आप लोगों का। फिर बॉडी में क्या क्या इसरो के अचीवमेंट है, तो इसरो के क्या क्या अचीवमेंट है वो सारी चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसका सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट है, यानी कि जैसे किस तरीके से समाज के ऊपर इंपैक्ट डालता है, और फिर एक प्यारा सा कंक्लूजन आप लोगों को देना है, ठीक है। तो इस तरीके से डेमो आंसर आप लोग देखते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर प्रॉपर टीचर जो है वो यहाँ पर पोस्ट करते हैं आप लोगों के लिए। तो इसको आप लोग यहाँ पर अगर सीरियस होकर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप लोग जरूर अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो जिससे कि आप लोग जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कैसे लिखना है, अगर आप लोगों को कोई रिव्यू कर रहे तो अच्छी बात है, रिव्यू नहीं करे तो डेमो से आप लोग अपने क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। ये उनके लिए है जिन्होंने कभी आंसर राइटिंग नहीं किया है, तो एटलीस्ट आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, और फिर उसी के बेस पर आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप बना रखा है आप लोगों के लिए जिसमें ओनली आप लोगों को पूरी लाइफ टाइम के लिए कभी भी आप लोगों को यहाँ पर कोई इंस्टॉलमेंट कुछ नहीं पे करना है, तो 499 में आप लोगों का ये लाइफ टाइम पेमेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और अभी आगे जैसे मैंने बताया था और भी क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, सारे टीचर जो हैं अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जस्ट आप लोगों को इसको स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद में यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजकर सेंड कर देना है कि आंसर राइटिंग ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है। तो बाकी रेगुलर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को इसको लेकर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो है आंसर राइटिंग ऐसा नहीं कि रातों रात आप लोग सीख लोगे, कोई माँ के पेट से सीख कर आता है, आराम आराम से सीखोगे तभी जाकर इसको अच्छे से कवर कर पाओगे, ओके। बाकी आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिला था आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, जो कि यहाँ पर स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराता है जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए। तो उसको अभी यहाँ पर चेंज किया गया था, उसी के केस की सुनवाई अभी की जा रही है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हेड किया जा रहा है, और उसी के ऊपर अभी यहाँ पर डिबेट डिस्कशन देखने को मिला कि आप लोगों ने जिस तरीके से आर्टिकल 370 को चेंज किया गया वो सही तरीका नहीं था। ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर इस तरीके से आप लोगों को स्पेशल स्टेटस जो है वहां पर चेंज करना था, तो यहां पर प्रेसिडेंट साहब को जो वहां की असेंबली थी उससे पूछना था, स्टेट असेंबली पर। लेकिन वहां पर किया क्या गया, वहां पर यह बोला गया कि स्टेट में जो है गवर्नर रूल लगाया गया, पहले मतलब प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। तो प्रेसिडेंट रूल लगा के यहां पर उसके बाद में यहां पर प्रेसिडेंट के हाथ में पावर आ गई, और उसके बाद में उसको चेंज किया गया, यानी कि ये बाईपास किया गया यहां पर असेंबली को, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर आर्टिकल 370 को चेंज करने के लिए वो सही तरीका नहीं था। एक फेडरलिज्म यानी कि संघवाद के ढांचे को वहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से ध्यान में नहीं रखा गया। ये बातें यहां पर बोली जा रही हैं। अभी इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं यहां पर, जो कि आप लोग समझते हैं, जो कि गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि सोलिसिटर जनरल है जिनका नाम है तुषार मेहता साहब। वो यहां पर अपनी बातें रख रहे हैं कि क्या क्या सिचुएशन थी, किस तरीके से चीजों को लेकर चला जा रहा है। तो उसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन चल रहा है। तो आने वाले टाइम पे इसके ऊपर बारे में आप लोग को और भी आर्टिकल यहां पर देखने को मिलेंगे। वैसे अगर आप लोग जाकर सर्च करेंगे आर्टिकल 35 और आर्टिकल 370, इसके ऊपर पॉलिटी के अंदर में डिटेल में वीडियो बना रखी है, जाकर सर्च करना, लेक्चर खुल के आएगा। तो एक एक पॉइंट जो है वो आप लोग के माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, फिर कोई भी डाउट आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार सर्च जरूर करना। ठीक है, अभी यहाँ पर एक काफी बड़ी एक न्यूज देखने को मिली हमारे देश के बारे में, और ये न्यूज़पेपर में इसके ऊपर एक आर्टिकल भी आप लोगों को देखने को मिला कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो यहाँ पर एक इंटरनेशनल बॉडी है, जो कि रेसलिंग को, जो कि कुश्ती को बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि गाइड करती है कैसे उसको लेकर चलना है स्पोर्ट को। उसने हमारे देश के अंदर की जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसको सस्पेंड कर दिया है। और सस्पेंड करने के पीछे मेन रीजन क्या है, ब्रजभूषण आप लोगों को पता है, इनके ऊपर दुनिया भर के आरोप लगाए गए कि इन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर जो है लड़कियां उनको ट्रीट करते थे, और उसके चलते इनके ऊपर कई सारे बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि आरोप भी लगाए गए। तो बाकी हालांकि इनके आरोप जो है वो किसी ने यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किए। फिर उसके लिए मैरी कॉम जी की अंडर में एक कमेटी का गठन किया गया, उसने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की। हालांकि उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया, वो भी एक कंडीशन देखने को मिली। इसके बाद में फिर बोला गया कि यार कैसे कैसे यहाँ पर काम को लेकर चलना है, इलेक्शन कराने कि नहीं कराने। तो हमारे देश के अंदर में खुद हमारे देश की जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके द्वारा यहाँ पर MM कुमार जो कि रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर बोला गया कि इसके इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे। पर लेकिन इसके इलेक्शन फिर भी कंडक्ट नहीं कराए गए, यानी कि पहले इलेक्शन कंडक्ट कराए जाने थे। ये काफी लंबे समय से इसके हेड बने हुए हैं, इनको बोला गया यहाँ से हटना। और ये बोला गया प्लेयर्स के द्वारा, आप लोगों ने देखा कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ काफी लंबे समय तक। तो ये बोला गया कि इनको इसका हेड नहीं बनाने देना है, और कोई भी इनके परिवार का फैमिली मेंबर भी यहाँ पर इसका हेड ना बने। इसके ऊपर कई सारे डिबेट और डिस्कशन चलते हैं। मतलब यहाँ पर यह कि अब यहाँ पर अगर हमारी जो WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया है, तो अभी हमारी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया
कि झंडे के तले, यानी कि हमारे तिरंगे के झंडे के तले हमारे प्लेयर जो हैं वो वहां पर नहीं खेल पाएंगे। इसको सस्पेंड करने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे प्लेयर नहीं खेल पाएंगे, सस्पेंड करने का मतलब होता है कि हमारे झंडे के नीचे हमारे प्लेयर नहीं खेल पाएंगे। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात होती है। अभी नीरज चोपड़ा साहब को आप लोगों ने देखा, अपना बेसिकली गेम जीतने के बाद में तिरंगे को हाथ में लेना है, फिर तिरंगे से उसको बेसिकली एक तरीके से ना तिरंगे को अपने ऊपर लपेटना, ये जितना अच्छा फील कर सकता है, जितने गर्व की बात ये हो सकती है, शायद ही कोई फीलिंग ऐसी होगी। अवार्ड वोर्ड सब अपनी साइड में यार, अपने तिरंगे को लपेट कर पूरी दुनिया को दिखाना, वो जो लेवल की चीज होगी ना, वो जो लेवल का फीलिंग आएगी वो किसी चीज की नहीं है। वो किसी और के झंडे के ताले खेलना, ये एक अलग लेवल की चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें प्लेयर की क्या गलती है इसमें आप लोग ये बताइए, तो उसी को लेकर यहां पर बातें की जा रही है। ठीक है, तो अभी यहां पर उसके चलते देखते हैं क्या सिचुएशन निकल कर आती है। तो अभी फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो नो ट्राई कलर जो भी यहां पर हमारे, और इसके साथ में नो ट्राई कलर और एंथम, यानी कि हमारा नेशनल एंथम भी नहीं बजेगा। अगर हमारे किसी प्लेयर ने वहां पर एक गोल्ड जीत लिया तो हमारा नेशनल एंथम भी नहीं बजेगा और ना ही हमारा झंडा वहां पर रहेगा। आप लोग सोचो कि आधा मोराल तो ऐसे ही डाउन हो जाता है। मुझे अभी भी याद आ रहा है यहाँ पर नीरज चोपड़ा के द्वारा जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता गया, उस टाइम पर उनका फिर इंटरव्यू आया तो उन्होंने एक बात बोली थी कि आप कैसे मोटिवेट होते थे। तो उन्होंने ये बोला कि मैं जब भी मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता था या फिर मैं डल फील करता था किसी भी तरीके से, तो मैं ये सोचता था कि कैसा लगेगा जब हमारा राष्ट्रीय गान जो है वो बजेगा एक तरीके से और हमारा झंडा जो है सबसे ऊपर लहराया जाएगा जब गोल्ड जीत कर आएंगे। ठीक है, तो गोल्ड जीतने के बाद भी हमारा नेशनल एंथम ना बजे और गोल्ड जीतने के बाद भी यहां पर आप लोगों को ये देखने को नहीं मिले कि एक तरीके से हमारे देश का जो बेसिकली झंडा नहीं लहराया जा रहा है और नेशनल एंथम नहीं बज रहा है, तो प्लेयर का एक मोटिवेशन है वो कितना डाउन आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये काफी एक बड़ी बात आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, जिसके ऊपर काम करना जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो प्लेयर होते हैं, हर एक प्लेयर जो देश के लिए खेल रहा है उसके मन में इच्छा होती है कि अपने झंडे के तले खेलें, ना कि किसी और के झंडे के तले, यहाँ पर कि जो वर्ल्ड फेडरेशन है उसके झंडे के तले जाकर खेले। आप लोग ही क्या राय इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, क्योंकि काफी पॉलिटिसाइज हो गया। क्योंकि ये जो पर्सन है यहाँ पर इस पोस्ट पर बैठे हुए थे, ये बीजेपी के बेसिकली एक तरीके से सांसद भी यहाँ पर, जिसकी वजह से आप लोग ये कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सिचुएशन है कि इसको यहाँ पर कंट्रोल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो है कि कोई भी जो स्पोर्ट की बॉडी है यार, वहां पर किसी भी पॉलिटिकल अथॉरिटी को आप लोग बैठाते ही क्यों, वहां पर कोई भी प्लेयर होना चाहिए ना जो प्लेयर गेम को समझता है। हमारे देश में प्लेयर नहीं है क्या जिन्होंने इतने सारे गोल्ड मेडल जीत कर ला रखे हैं? क्या उनको रिटायर्ड प्लेयर को इन पोस्ट पर नहीं बैठाया जा सकता है? आप लोग खुद बताइए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोग को देखकर चलनी पड़ेगी अगर रियलिटी में चाहते हैं सिचुएशन को हम लोग थोड़ा सा सुधारना, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। कई तरीके के गेम होते हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास में ही नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। जैसे समर ओलंपिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे पेरिस में, विंटर ओलंपिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये नाम याद रख लेना, इटली में, फ्रांस में समर ओलंपिक 2028, ये यूएसए के अंदर में, फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। तो ये देख सकते हैं गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव भी हैं प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए। तो जरूरी है कि चीजों को अच्छे से लेकर चला जाए। ठीक है, यूनाइटेड वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसको आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल की एक बॉडी है जो कि यहां पर काम करती है कैसे रेसलिंग को लेकर चलना है, और आज के नहीं है, ये 100 साल से भी पुरानी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इसी के साथ में टारगेट ओलंपिक पोडियम जो स्कीम है उसके बारे में यहां पर आप लोग याद रखिएगा। यहां पर जो पेरेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ जो स्पोर्ट है उसके द्वारा यहां पर ये लॉन्च की गई थी, ताकि हमारे देश के अंदर में मिशन था कि कैसे हम लोग ओलंपिक के लिए अपने देश में जो हमारे जो बेसिकली प्लेयर हैं उनको तैयार करना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहां पर रखे गए थे कि किस किस एरिया में कैसे लेकर चलना है, और उसके लिए मंथली स्टाइपेंड की भी बात की गई थी। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे चीजों को लेकर चल रहे हैं वो चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि दिक्कत कितनी होती है कि जब जो चाहे वो ना मिले तो फिर प्रॉब्लम निकल कर आती है सामने। और जिसको ये लगता है कि यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती यहाँ पर, तो आप लोग देखते हैं 32 यानी कि 32वां जो समर ओलंपिक था उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। ऑफिशियल मोटो क्या है यहाँ पर आप लोग देखते हैं। इसी के साथ में क्वेश्चन पूछा गया क्या क्या जो यहाँ पर इंक्लूड किए गए नए, तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी आप लोगों को देखने को मिला, क्योंकि ऐसा गेम था जो काफी ज्यादा न्यूज में था। नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 था, पर लेकिन जाकर 2021 में हुआ कोविड-19 की वजह से। तो न्यू वर्ल्ड यहां पर आप लोगों को देखने को मिला, जो पुराने वाला ओलंपिक था उसकी थीम थी यहां पर। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। इसकी बात है यहां पर यूनाइटेड बाय द इमोशन, ये 2020 वाले की थी। तो मैच करने के लिए भी आ जाए यूनाइटेड वर्ल्ड जो यहां पर रेसलिंग फेडरेशन के बारे में बात करें, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बारे में, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, वीडियो को पॉज कर आंसर दो, क्योंकि अभी यहां पर इसके बारे में बताया आप लोगों को यहां पर ये सारी चीजें। तो आंसर आप लोगों को यहां पर इसका सी देखने को मिलेगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे आते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इसको आप लोग टारगेट जो ओलंपिक पोडियम स्कीम के बारे में जिसको टॉप्स बोला गया उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनाया।
ये पूरी स्कीम से भी आप लोग ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें स्लाइड में डाल दिए ताकि आप लोग जब देखो इसको आसानी से देख सको, तो इसका आंसर आप लोग देखना यहाँ पर, ठीक है। तो चीजों को तैयार करो इस तरीके से कि क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में न चिटे, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन तो कुछ और होगी और क्वेश्चन बैकग्राउंड में कुछ और निकल कर आएगा। तो आप लोग को ढंग से चीजों को तैयार करके जाना है, ठीक है। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये है हमारे प्यारे दोस्त जापान के बारे में। अगर आप लोगों ने कई बार ऐसी लाइफ में सिचुएशन फील की हो कि यार एक साइड में कुआं है और दूसरी साइड में खाई, तो जाए कहाँ, ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर रिसेंटली अभी जापान के साथ में देखने को मिली। किस पर्टिकुलर मुद्दे पर ये सिचुएशन देखने को मिली वो मैं आप लोगों से डिटेल में बातें करूंगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किया गया। यहाँ पर द हिंदू न्यूज़पेपर लिखा हुआ है, तो द हिंदू के द्वारा भी ये काफ़ी अच्छे से आर्टिकल कवर किया गया। जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक से आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। पहले मैं मुद्दा आप लोगों को समझाता हूँ, मुद्दा कहाँ कैसा है, फिर हम लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बात है 2011 की। 2011 का वो एक ऐसा काला दिन जो कि जापान की हिस्ट्री में याद किया जाता है, तो जापान के जो लोग हैं उनकी रूह कांप जाती है। ये है फुकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर भूकंप आ जाए तो हमारी जो मेट्रो सिस्टम बनी हुई है बेसिकली देश के अंदर में, वो लगभग 8 से 8.5 तीव्रता का भूकंप जो है वो झेल सकती है। पर लेकिन सोचो जब वो भूकंप जो है वो 9 कैटेगरी में पहुंच जाए तो कैसा होगा। तो ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पर फुकुशिमा जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट के साथ में यहाँ पर 9 की तीव्रता का जो भूकंप देखने को मिला था, उसकी वजह से जो इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसके अंदर में बहुत सारे जो हैं एक तरीके से डिजास्टर देखने को मिले। आप लोगों ने ये तो चीज़ें पढ़ी होंगी बेसिकली कि जो न्यूक्लियर जो एक तरीके से तत्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है अगर वो पानी में मिल जाए। आप लोगों ने कई बार सुना ना कि पानी जो है वो पोल्यूटेड हो गया काफ़ी लार्ज स्केल पर, उसके अंदर में कुछ ऐसे यूरेनियम जैसे या फिर कुछ दूसरे ऐसे मटेरियल भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि वो अगर बॉडी के अंदर जाए तो कितना ज़्यादा बॉडी को बर्बाद कर सकता है। तो यहाँ पर जब ये सिस्टम जो है ब्रेक हुआ पाकिस्तान के अंदर में, तो पाकिस्तान के अंदर में ये सारा जो पानी आया उस टाइम पर सुनामी आ गई उस पर्टिकुलर भूकंप की वजह से, और पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं क्रैश हो गया। इसके अंदर बहुत सारा पानी भी यहाँ पर एंटर किया, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें और देखने को मिली। पर लेकिन जापान के द्वारा ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई यहाँ पर, फिर भी जापान के द्वारा अपने आप को एक साहस में रखा गया और उनके द्वारा बोला गया कि जो भी यहाँ पर पानी इसकी वजह से जो पोल्यूटेड हुआ है वो हम लोग इसके अंदर में बेसिकली ओशन के अंदर में नहीं जाने देंगे, उसको अपने पास में ही रखेंगे सेव कर कर अलग अलग टैंकर में, और उसके अंदर से जो एक न्यूक्लियर कंपोनेंट है उसकी जो एक तरीके से उन्हें कहते हैं जो उसकी ताकत है उसको कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से न्यूट्रल करने की उसको कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि आराम से यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जाएगा। पर लेकिन पानी कितना है 1.25 मिलियन टन, तो ये इतना वेस्ट वाटर है जो कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकल कर आया, और इस प्रोजेक्ट के अंदर में लगभग 76 बिलियन, ठीक है, बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक तरीके से इसके लिए पैसे दिए गए यहाँ पर तब से लेकर अब तक यहाँ पर जो यहाँ पर एक तरीके से इसको पर्टिकुलर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। आप लोग सोचो किसी पर्टिकुलर चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जिसका कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि सफ़ेद हाथी पाल लेना, तो वो सिचुएशन यहाँ पर अभी रिसेंटली जापान के साथ में देखने को मिल रही है। तो जापान ने ये बोला था कि जो भी ये पानी है लगभग 10 से 12 सालों के अंदर अंदर में यहाँ पर ये पानी जो है इसके अंदर में जो न्यूक्लियर जो तत्व हैं वो खत्म होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, और फिर हम लोग इस पानी को ट्रीट कर कर इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको ओशन के अंदर में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो ट्राइटेनियम है उसकी जो लाइफ है लगभग 12 से 13 साल इनके द्वारा बोली गई थी। तो जापान ने बोला उसके साथ में हम लोग फिर इसको छोड़ दें, क्योंकि इससे ज़्यादा हम लोग इसको इकट्ठा करके अपने पास में नहीं रख सकते। तो बात थी 2011 की, अभी मैं आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ 2013 में, तो सॉरी 2023 में। तो इसका मतलब ये कि जो उन्होंने वादा किया था 12 से 13 साल का, वो वादा जो है वो उनका कंप्लीट हो गया। तो अभी जापान बोल रहा है कि उस पानी को हम लोगों ने एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया है और अब हम लोग उसको पैसिफिक ओशन के अंदर में छोड़ने जा रहे हैं। जब भी ये मुद्दा निकल कर आता है तभी तो दुनिया भर के इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, यानी कि जो एक तरीके से इन्वायरमेंट पर फोकस देने वाले लोग हैं, वो चरमरा उठते हैं कि ये तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर अगर इस तरीके से जापान जो है इस पर्टिकुलर पानी को यहाँ पर समुद्र के अंदर में डालेगा। क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए अगर कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व किसी भी एक जीव के या किसी भी इंसान की किसी भी बॉडी के अंदर में अगर जाता है
तो बॉडी जो है उसको ईजिली एब्जॉर्व कर लेती है और फिर यहाँ पर ये बॉडी के अंदर में जाकर जो ब्लड वेसल है उसको डिस्टर्ब करता है। ट्राइटियम जो है वो ईजिली ऑब्जर्व हो जाता है बॉडी के अंदर में, किसी भी लिविंग क्रिएचर के अंदर में, और अगर उसकी ब्लड के अंदर में वो चला गया तो सोचो आप लोगों की बॉडी के अंदर में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो वो एक तरीके से हर एक बॉडी के पार्ट में जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों की जो बॉडी है वो एक जीवित बॉडी कहलाती है। भोजन को लाने ले जाने का काम, बहुत सारी चीजें, आप लोगों का जो ब्लड होता है वो सारे काम बेसिकली करता हुआ नजर आता है। तो अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर ये सिस्टम छोड़ा जाता है और इस पानी को यहाँ पर छोड़ने की वजह से आप लोगों को पता है कि दुनिया भर में आज की डेट में जो मछली या फिर ओशन से निकालने वाले जो जीव जंतु हैं उनको कैसे लोग आज के डेट में बेसिकली कंज्यूम करते हैं। तो कल को चलकर अगर कोई ऐसी सिचुएशन यहाँ पर होती है तो यहाँ पर जापान इसको छोड़ता है तो यहाँ पर इसके आसपास वाले रीजन में जो भी मछली वगैरह हैं जो उनके ऊपर काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती है और उसकी वजह से उनकी बॉडी जो है, जो मेरीन क्रिएचर हैं, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं बर्बाद हो सकती है। तो बोला ये जा रहा है कि यहाँ पर जापान को इस पानी को यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए, पर जापान बोल रहा है कि यार इसको मेंटेन करने में जो मुझे खर्चा आ रहा है, इसको मेंटेन करने में इतने दिनों से जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो तो एक नेक्स्ट लेवल की है, वो मुझे झेलनी पड़ रही है, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है। यहाँ पर जो भी सिचुएशन ये क्रिएट हुई वो तो एक तरीके से नेचुरल डिजास्टर था, एक भूकंप आया वो तो कहीं पर भी आ सकता है, ये सिचुएशन तो कहीं पर भी क्रिएट हो सकती थी, आखिर मैं ही क्यों यहाँ पर इस प्रॉब्लम को बेसिकली इस तरीके से झेल रहा हूँ दुनिया को बचाने के लिए। और मैंने तो एक प्रॉमिस भी किया था कि 12 से 13 साल में मैं यहाँ पर इसको पानी को जो है एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर दूंगा और उसके बाद में फिर हम लोग जो है इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, तो वो बात भी जो है मैंने कंप्लीट कर दी है। तो इशू यहाँ पर यह है कि जो पानी ट्रीट किया जा गया है यहाँ पर उसके अंदर से अभी भी जो यहाँ पर ट्राइटेनियम है वो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर ये एक्सपोज होता है ओशन के अंदर में तो ये कैंसर जैसे या फिर दूसरी वो बहुत सारी बीमारियों जैसे रिस्क जो है वो पैदा कर सकता है, क्योंकि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो ये बार बार मुद्दा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो पैसिफिक ओशन के अंदर में अगर वो पानी जाता है, और आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर में पढ़ा होगा ओशियन करंट, ओशियन करंट ये बताती है कि पानी एक जगह ठहरता ही नहीं है, तो वो जगह जगह आप लोगों को पानी जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा, घूमता हुआ नजर आएगा, और वो कितना ह्यूज इंपैक्ट यहाँ पर डाल सकता है ये बातें बार बार यहाँ पर निकल कर आ रही है। हालांकि जो पाकिस्तान की कंपनी है, ठीक है, वो यहाँ पर बोल रही थी कि कई तरीके से चीज़ें निकल कर आती है। जब ऐसी स्टेटमेंट आती है ना तो कई सारे बोलते हैं कि हम लोगों ने ट्राइटेनियम जो है वो कंप्लीटली रिमूव कर दिया है, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। कई सारे बोल रहे हैं कि कंप्लीटली उसको न्यूट्रलाइज किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इतने सारे पानी में से कैसे उसको आप लोग न्यूट्रलाइज कर दोगे। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को रिसेंटली अभी मिल रही है। तो एक धर्म संकट सा यहाँ पर बना हुआ है कि इसको रखे रखे तो दिक्कत, यहाँ पर इतना पैसा कहाँ से खर्च करें। नॉर्मली आप लोग समझ सकते हैं एक ह्यूज मनी यहाँ पर ये हो जाती है, और इसको छोड़े तो दिक्कत यहाँ पर कि क्या सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है आने वाली जनरेशन तक के लिए भी। इसीलिए मैंने जो शब्द यूज किया था कि एक साइड में कुआं तो दूसरी साइड में खाई। तो यहाँ पर जापान की जो टोक्यो इलेक्ट्रिक कंपनी है उसको ये काम दिया गया, पर लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि कंप्लीटली रिमूव किया जाए। अब बॉडी के अंदर में जाएगा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट तो क्या क्या इंपैक्ट डाल सकता है, ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसीलिए जैसे हमारे देश में अगर मैं थोड़ी सी बातें अब अपने देश के बारे में करूँ, बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे देश में आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं। जब कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये तमिलनाडु के अंदर में लगाया जा रहा था, उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया इसको लेकर, क्योंकि आज की डेट में जो सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का या फिर क्रिएट करने का, वो क्या है, वो है सोलर पैनल या फिर विंड टर्बाइन। तो उनके बेस पर अगर हम लोग कोई एनर्जी क्रिएट करते हैं, उसमें सबसे शानदार बात क्या रहती है कि उसमें कोई वेस्ट जनरेट नहीं होता है, उसमें किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती है। जैसे अगर न्यूक्लियर हम लोग आज के डेट में जो प्रोडक्ट लेकर आते हैं, यहाँ पर कोई मटेरियल लेकर आते हैं, बाहर से लेकर आना पड़ता है मैक्सिमम लोग को। इसी के साथ में अगर हम लोग क्रूड ऑयल, कच्चे तेल, डीजल, इन सब चीज़ों पर ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं तो ये भी हम लोग को बाहर से लेकर आने पड़ते हैं। पर लेकिन दो ये ऐसे तरीके हैं जिसके ऊपर हम लोग नेचुरली काम कर सकते हैं, क्योंकि सूरज तो भागने वाला है नहीं, वो यहीं रहने वाला है, ठीक है। इसी के साथ में हवा तो बंद होने वाली है नहीं कि ठीक है हवा का मन नहीं आज बहेगी नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। तो वो हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी को बेस्ट सोर्स यहाँ पर बताया गया। ऐसा ही एक रिवोल्यूशनरी स्टेप अभी आप लोग को यूरोप के अंदर में देखने को मिला। वहां पर रेत की बैटरी बना डाली, ठीक है, जो रेत नहीं होता है, जो सैंड होता है, उसकी बैटरी बेसिकली बना डाली। तो ये क्या हो गए, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्टेप हो गए, जिनका इस्तेमाल कर कर हम लोग एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं, खासकर क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए। तो जब जब हमारे देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग लगाते हैं, ये माना जाता है कि बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्री जो हैं, खासकर यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्री है या फिर यूएसए के अंदर आप लोग बातें करो,
इन्होंने सब ने इन चीज़ों को इस्तेमाल करने की तरफ कदम बढ़ाने जो है वो रोक दिए हैं। यानी कि अपने देश में तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की फैसिलिटी को जो है वो रोक चुके हैं और बात करें कि फेज मैनर में इसको कम भी किया जाएगा। पर जैसे डेवलपिंग कंट्री है, हमारा देश हो गया, अफ्रीका के अंदर में कंट्रीज हो गई, इनमें ये दबाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर इनमें दबाकर ये बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें लगाई जाएं क्योंकि वहाँ से इनको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कई सारी सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो मुद्दे एक नहीं है, मुद्दे हजार हैं यहाँ पर। तो इसलिए जब जब हम लोग कोई भी ऐसा काम करते हैं, पर लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, दो मुद्दे अब आप लोग यहाँ पर समझिए। एक साइड में तो हमारे देश के अंदर में इतने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, दूसरी साइड में हम लोग बोलने लगे कि और न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग नहीं लगाएंगे और हम लोग अपने लोगों को बिजली नहीं देंगे। ठीक है, एक साइड में मैं बोलूँ यहाँ पर कि बिजली इन्हीं की वजह से मिल रही है, दूसरी साइड में बोला जाए इनको हटा दो भले ही बिजली नहीं चाहिए। ऐसा जरूरी, ऐसा मतलब चल पाएगा क्या? आप लोग बिना बिजली के रह पाओगे? पाकिस्तान के अंदर में भी देखा, एक दिन बत्ती गुल हो गई तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या बेइज्जती हुई है। तो सब लोगों को बिजली मिलना भी जरूरी है, पर बिजली की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? क्या वो इन्वायरमेंट की कॉस्ट पर हम लोग को देनी है या इंसानों की कॉस्ट पर हम लोग को देनी है? वो चीज़ें यहाँ पर समझने वाली है। तो इसलिए बार बार यहाँ पर ये मुद्दा निकल कर आता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाए वो रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने हाइड्रोजन के ऊपर फोकस किया कि हाइड्रोजन फ्यूल यहाँ पर बनाया जाएगा। वो भी एक काफ़ी प्यारा मुद्दा भी आप लोगों को देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर में तारापुर एटॉमिक जो पावर स्टेशन है वो महाराष्ट्र के अंदर में है, राजस्थान तो राजस्थान के अंदर में हो गया, मद्रास वाला तमिलनाडु के अंदर में, कैगा जो है ये कर्नाटक के अंदर में है, कुंदाकुलम जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था और रसिया यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराता है वो तमिलनाडु में है। इसी के साथ में नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन ये उत्तर प्रदेश के अंदर में है। नेक्स्ट यहाँ पर काकरापर ये एटॉमिक पावर स्टेशन ये आप लोग को गुजरात के अंदर में देखने को मिलेगा। तो ये वो बेसिक फैसिलिटी हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कल को क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो दुनिया में कहाँ पर क्या दिक्कतें चल रही हैं वो अपनी जगह है, पर लेकिन हमारे देश में क्या क्या सिचुएशन है इसको लेकर वो भी हम लोग को अंडरस्टैंड बेसिकली समझनी पड़ेगी, ताकि क्वेश्चन अगर बने तो हम लोग के माइंड में उसको लेकर कन्फ्यूजन न हो। आप लोग खुद देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं यूपीएससी में आंसर राइटिंग के द्वारा भी। बोला क्या जा रहा है? बोला जा रहा है कि विद ग्रोइंग एनर्जी नीड शुड इंडिया कीप ऑन एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, डिस्कस द फैक्ट्स एंड फियर एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर एनर्जी। मैंने अभी बताया ना यहाँ पर कि न्यूक्लियर एनर्जी में जो वेस्ट बचता है वहाँ पर वो डिकम्पोज करना बहुत ही मुश्किल है, वो कईयों सालों तक बेसिकली पड़ा रहता है। ये काफ़ी बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर इसको बेसिकली खरीदने के लिए दूसरे देशों पर हमारी डिपेंडेंसी हम लोगों को रखनी पड़ती है। ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है। सामने वाले के साथ में कुछ दिक्कत हो गई तो उसको देना बंद कर देगा, फिर अलग सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आने वाली है। इसकी वजह से जो एनर्जी हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं वो भी ऐसे नहीं कि सस्ती है, ठीक ठाक कॉस्टली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू दूसरी एनर्जी जनरेशन के बारे में जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं और फियर तो यही है कल को चलकर अगर जापान जैसी, ये नहीं कहते कि ऊपर वाला ना करे कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो कहाँ पर हम लोग सिचुएशन को करते फिरेंगे। जापान के पास में तो पैसा है, उसने चीज़ों को मेंटेन कर लिया, क्या हम लोग इस चीज़ को संभाल पाएंगे? अभी भोपाल गैस त्रासदी आप लोग देखो, आज तक भी उन लोगों को प्रॉपर मुआवजा नहीं मिला है। वहाँ पर सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं ग्राउंड लेवल पर क्या है, तो वो हम लोग को समझना पड़ेगा। वो नहीं कहते कि कई सारे बच्चे आज की डेट में देख, कई बार कई सारे लोग भी मैंने देखा है, सैलरी है उनकी कितनी, कोई ऐसी होगी कोई 15-20 हज़ार रुपये, और एप्पल का फ़ोन लेना है, एप्पल की वॉच लेनी है। मतलब जितना तुम्हारी हैसियत है चीज़ों को हैंडल करने की उतने ही इंसान को काम करना चाहिए ना। लोन पर लेकर ये चीज़ें लेना, मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या कंडीशन है। एप्पल की वॉच उस इंसान को चाहिए जो दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे काम करता है, उसको खड़े होने का, उठने का, खाने पीने का कुछ उसका होश ही नहीं है, तो उसको उसमें टाइमर मिल जाते हैं, अच्छे खासे सारी चीज़ें मिल जाती है, उसकी बॉडी किस तरीके से फंक्शन कर रही है उसके बारे में पता चलता है, वो समझ में आता है। इंसान एप्पल की वॉच यूज़ कर रहा है। एक इंसान ऐसा है जो कि बेसिकली है पढ़ने का काम है, उसको कोई और काम ही नहीं है, वो कह रहा है कि मुझे एप्पल की वॉच चाहिए। अगर लेनी भी है तो यार अपने पैसों से लो, फिर खरीदो, ज़िंदगी में मेहनत करो उसको। अगर आप लोगों को लगता है कि वो शौक भी पालना है तो हमेशा चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसको अफोर्ड कर सको। एक इंसान है वो महीने के जो है 1 लाख रुपए कमा रहा है, एप्पल की घड़ी कहीं गुम भी हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर खरीद लेगा। एक भाई जो एक तरीके से 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसको दे दो एप्पल की घड़ी, भाई साहब उसको ना हार्ट अटैक आ जाना है कल को गुम हो गई अगर। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी शौक पालो तो ऐसे पालो कि आप लोग उसको हैंडल कर सको, और वो भी उधारी में नहीं, अपनी जो सिचुएशन के हिसाब से। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो कल को अगर हमारे देश में कोई ऐसा डिजास्टर हो जाता है तो क्या हम लोग उसको मैनेज कर पाते हैं? तो ये वाला मुद्दा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप लोग ही क्या रहे हैं इसमें आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा, यूपीएससी ने खुद स्वयं यूपीएससी ने 2011 में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, बोला कि फंक्शन ऑफ द हैवी वाटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन पढ़ो वीडियो को पॉज करके और फिर आप लोग इसका आंसर दो, देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है।
देखिए एक बार ना आप लोग खुद से ट्राई कर लिया करो, कोई भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ ना, चाहे यहाँ पर कोई क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ या फिर क्वेश्चन वाली वीडियो जब आती है उसमें कोई क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, तो इससे क्या रहेगा ना, आप लोग खुद से क्वेश्चन अगर एक बार पढ़ लोगे ना तो फिर आप लोग जो है जब आंसर बताऊंगा एक तो उसको ढंग से आप लोग समझ पाओगे, पहली बात। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप लोगों ने इसको गलत कर दिया तो अच्छी बात होगी कि आप लोगों ने गलत कर दिया, अब और अच्छे से समझोगे और एग्जाम में गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हैवी वाटर तो स्लो डाउन करता है स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स, पहली स्टेटमेंट बोला गया है। इंक्रीज करता है स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। देखिए जहां भी तो ऐसी स्टेटमेंट हो ना एक अपोजिट दूसरी के, तो अक्सर आप लोग को आंसर उसी में से देखने को मिल जाता है। कूल डाउन करना है रिएक्टर, स्टॉप करता है न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, स्टॉप करता है न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहां पर ये दो बिल्कुल सिमिलर टाइप में देख रही है, एक बढ़ता है एक घटता है, तो इसी में से कौन सा होगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को बेसिक थ्योरी पता है कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, तो स्पीड को स्लो डाउन करता है यहां पर जो हैवी वाटर रहता है। और हैवी वाटर का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, वो क्या होता है D2O, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार जैसे कि इंसान ना कई बार चीजें पढ़ता होते होते भी समझता कुछ और बोल कुछ देता है, तो वो चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए कहता हूँ यहाँ पर चीजों को अगर ढंग से आप लोग पढ़ोगे तो फिर सिचुएशन को जो है आप लोग एग्जाम में हैंडल कर पाओगे। और कहते हैं ना कि इंसान जो है कि यार वो चीज एक तरीके से वो कॉमन सेंस यूज करके चला गया वहां पर, इस तरीके से काम कर लिया उसने, ठीक है। तो कॉमन सेंस भी तभी यूज होती है जब आप लोग की बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छी डेवलप होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, बात की जा रही है फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो सिचुएटेड है विच आइलैंड के ऊपर। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि इतना ज्यादा न्यूज में है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो पहला है यहाँ पर होक्काइडो, नेक्स्ट है यहाँ पर होन्शु, नेक्स्ट है यहाँ पर शिकाकू और नेक्स्ट है यहाँ पर क्यून्सु, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर ये आप लोग को बताना है। सही आंसर क्या है, मैं लोकेशन ही आप लोगों को दिखा देता हूँ। वैसे आंसर है यहाँ पर होन्सो, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जैक्ट, आप लोग इसकी लोकेशन जो आप लोग यहाँ पर देखोगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये होन्सु है। 4 आइलैंड आप लोगों को जापान के देखने को मिलते हैं जो मेजर आइलैंड है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्यारा सा है, ये डायरेक्ट मैच करने के लिए आ जाता है और स्टेट पीसीएस के अंदर तो बड़ा ही फेवरेट टॉपिक ये बन जाता है। कैगा जो है बात की जा रही है, जो जनरेशन स्टेशन है वो तमिलनाडु के अंदर में है, नरोरा यूपी के अंदर में है, ये नेक्स्ट यहाँ पर काकरापार ये आप लोगों को कहाँ पर, ये जो गुजरात के अंदर में है, तारापुर एटॉमिक स्टेशन ये महाराष्ट्र के अंदर में है। तो करेक्टली मैच आप लोगों को करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये बताना है। तो ओनली 1 पेयर सही है, ओनली इसमें 2 पेयर सही है, ओनली इसमें 3 पेयर सही है, या फिर ऑल ऑफ द अबव पेयर सही है। तो ए बी सी या फिर डी में सही आंसर क्या है ये आप लोग बताइए। कर लिया अटेम्प्ट, सही आंसर है यहाँ पर सी। तो जो कैगा है यहाँ पर ये कर्नाटक के अंदर है, मैंने डिस्कस किया था, बाकी सारे के सारे सही आंसर है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बाकी ये हो गया आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन आप लोगों को इस टॉपिक से। तो पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो अब आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट टॉपिक, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताना, बाकी फीडबैक देना जैसा भी लगा टॉपिक। और बाकी इसी के साथ में कोशिश किया करो कि आंसर राइटिंग एटलीस्ट जरूर ट्राई किया करो। इससे क्या होता है आप लोग के अंदर में कॉन्फिडेंस आता है कि चीजें, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसको देखकर आप लोग के सामने आंसर लिखे तो उसमें से चूज करना होता है। पर जब आंसर राइटिंग करते हो ना वहां पर आप लोग के सामने कुछ होता नहीं है, एक ब्लैंक पेज होता है और एक क्वेश्चन लिखा रहता है, सारी चीजें खुद से रिकॉल करके लिखनी होती है। इसीलिए आंसर राइटिंग जो है सबसे खतरनाक माना जाता है, ठीक है। एक तो सामने क्वेश्चन के ऑप्शन रखे उनमें से चूज करके बताना कि भाई ये आंसर होगा, एक है कि सारा अपने आप वहां पर एक तरीके से कॉपी के ऊपर राइटिंग करनी है, सारी दिमाग में से निकालनी है। तो ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, तो इसको प्रैक्टिस जरूर करते रहना है। कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, बाकी अच्छे से एंजॉय करते रहिए, ओके। बाकी यहाँ पर कुछ छोटी छोटी न्यूज है, जैसे यहाँ पर मैजिक राइस जो है यहाँ पर स्पेशल इसको जीआई टैग का दर्जा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो मैजिक राइस के बारे में कोई आप लोगों से पूछे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आसाम से रिलेटेड यहाँ पर है और हिंदी इंग्लिश में दोनों आप लोगों के सामने आती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको चोकवा राइस के नाम से भी आप लोग यहाँ पर जानते हैं, ये आसाम से रिलेटेड। बाकी जीआई टैग के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर दे दी गई है। ये क्वेश्चन पूछा है जीआई टैग के बारे में, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। जीआई गवर्न किया जाता है डब्ल्यूटीओ के द्वारा, ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ पर ये एक तरीके से हमारा लोकल एरिया की चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर ये चीजें रहती हैं कि किस तरीके से आप लोग अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट करते हो। तो हमारे देश के अंदर में इसके लिए अलग से कानून बनाया गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड द प्रोटेक्शन एक्ट 1999, जो कि चेन्नई से ऑपरेट किया जाता है हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो इसके बारे में याद रख सकते हैं आप लोग। अभी जैसे मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि इसरो जो है वो किस तरीके से हेल्प कर पाती है यहाँ पर, जब हम लोग बात करते हैं सोसाइटी में सोशल डेवलपमेंट में, तो इसरो के द्वारा यहाँ पर एक जो फिशरे हैं जो मछली बेसिकली पकड़ने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर एक डिवाइस यहाँ पर निकाल के लेकर आ गई। यहाँ पर आप लोग देखते हैं जिसको बोला गया यहाँ पर नभमित्रा।
तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे किसके द्वारा डेवलप की गई, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेस्ड डिवाइस है जो कि फिशरमैन की सेफ्टी के लिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसरो के द्वारा बेसिकली डेवलप यहाँ पर की गई। तो ऐसा है कि हमारी जो इसरो है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करती है, यहाँ से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो कि कभी भी आप लोग इसको समझे कि किस तरीके सोसाइटी में हमारी इसरो काम करती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्या बात की जा रही है, ये किसके बारे में है, ये इजराइल से रिलेटेड है। क्या क्या न्यूज इसको समझते हैं। ये बात की जा रही है किसके बारे में, ओरान एयरक्राफ्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो ये पूछे कि ओरान एयरक्राफ्ट विमान किसका है यहाँ पर, ये तो ये है इजराइल का। तो ये इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रेजोनेंस जो ISR मिशन एयरक्राफ्ट यहाँ पर डेवलप किया गया है इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यहाँ पर ये डिफेंस मिनिस्ट्री और इजराइल की एयरफोर्स, इसी के साथ में इजराइल डिफेंस फोर्स जो है उसके द्वारा यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये गल्फ स्ट्रीम G550 ये एग्जीक्यूटिव जेट प्लेटफॉर्म है जिसके बेस पर यहाँ पर ये काम करेगा, डेटा को कलेक्ट करने का। सेंसर इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये जो भी यहाँ पर आने वाले टाइम में खासकर देखो क्या चीजें होती हैं, अगर इस तरीके से नहीं रडार से बचकर निकल गए इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, ये सारी चीजें इसमें ऑटोमेटिक डेटा सिस्टम, एडवांस एल्गोरिदम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एक तरीके से कोई भी सिस्टम डेवलप करने का बेसिक पर्पज क्या है कि कल को कोई भी डिफेंस जो है, कल को कोई भी वारफेयर अगर होता है तो डिफेंस जो है वहां पे हाईएस्ट लेवल का रोल प्ले करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। और इजराइल इसमें बहुत आगे, उनकी जो स्पाई एजेंसी भी है वो भी ऐसी मानी जाती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, उसका नाम बताइए, देखता हूं किस किस को पता है। तो ये डायरेक्ट चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, तो इसको लेकर भी कोई डाउट आप लोग के मन में नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पर, आदित्य L1 के बारे में भी जाना, इसी के साथ में आर्टिकल ये बेसिकली जो अभी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में इश्यू चल रहा है उसके बारे में जाना, जापान का मुद्दा भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ठीक है, इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर ध्यानचंद जी के बारे में जाना, हॉकी फेडरेशन के बारे में भी कुछ कुछ बातें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। दो इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने डिस्कस किए। ठीक है, इसी के साथ में जो यहाँ पर पर्टिकुलर आर्टिकल था, जो कौन से वाला था, वो हॉकी फेडरेशन वाला। ठीक है, तो वो भी हम लोगों ने देखा। जापान का जो मुद्दा था वो भी समझा, उसके साथ में आप लोगों ने सारी चीजें अच्छे समझी। इसरो से रिलेटेड जो डिवाइस है फिशरमैन के लिए वो समझा। जादुई जो चावल है उनके बारे में भी हम लोगों ने देखा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। इजराइल का यहाँ पर ये सिस्टम देखा। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं काफी सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोगों ने कवर किए। और फिर से मैं कह रहा हूं थोड़ा सा टाइम दीजिए, सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसको अच्छे से आप लोग एंजॉय करते हुए यहाँ पर नजर आओगे। ठीक है, और नोट्स वाले ग्रुप में नोट्स जो है अपडेट कर दिए गए। कई सारे बच्चे बोले थे कि सर उसको कैसे लेकर चलना है, तो वहां पर अपडेट कर दिया गया है, उनको जाकर आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। पर हाँ, जो भी ज्वाइन कर रखे हैं उनको आप लोग जल्दी से जल्दी जो है डाउनलोड करके रख लीजिएगा, क्योंकि कुछ अपडेट होने के लिए मैं नहीं चाह रहा कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो आप लोग उनको अच्छे से एंजॉय करते रहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी जल्दी ही कई सारी अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे मैंने बताया, उनके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी जो कि अब से डिफरेंट नजर आएंगी। वो क्या होंगी वो सरप्राइज है, उनके लिए बात करेंगे आगे। ठीक है, बाकी थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए यार, क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई चीज ऐसी रहती है, जब कुछ चेंजेस करने की बात आती है तो अब कुछ कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं। वो सारे चेंजेस ऐसा नहीं है कि एक तरीके से आप लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, आप लोगों के फायदे यानी कि फेवरेबल ही रहेंगे, ये बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, बाकी एंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में तो तब तक ध्यान रखिए, बड़ों का नमस्ते, छोटों का प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।